देखो भाई साहब, बाबू मिलवा गेड़ा है। और बाबू मिलवा गेड़ा ने भाई साहब ने देश की चिंता को नहीं। नमस्कार, राम राम सा अपनों मेड़ता में आपका स्वागत है। मैं मेघराज, जैसा कि आप देख रहे हो मेरे सामने हैं। पहले एक लंबे समय से जो कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी को छोड़कर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आए हैं और नाव विधानसभा से आते हैं रामनिवास जी पोषक। तमाम मुद्दों को लेकर है हम बातचीत करेंगे। जैसे पहला सवाल है, पोषक साहब करीबन 2.5 साल हो चुके हैं सरकार को, कामकाज को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, बीजेपी सरकार शुद्ध रूप से बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। ना तो कोई एजेंडा है इन लोगों के पास, ना योजना है। ये सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे अपनी एक दुकान चला रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसी भ्रमित के साथ इस देश का इन्होंने सत्यानाश कर दिया। आज देश में आप कहीं भी उठा के देख लो, हिंदू मुस्लिम, इन चीजों से देश का ना तो पेट बढ़ने वाला है, ना युवाओं के लिए रोजगार मिलने वाला है। ना तो रोजगार पे बात हो रही है, ना किसान पे बात हो रही है। जबकि ये सरकार जो चुनाव लड़ती है वो शुद्ध रूप से एक एजेंडे के नाम पे चुनाव लड़ती है, वो है इनका हिंदुत्व है। और उसमें भी ये शुद्ध रूप से फेल हो चुके हैं। मतलब आपका कहना है कि जो भी वर्तमान सरकार है वो धर्मवाद करती है, जातिवाद करती है? नहीं, बिल्कुल 100%। आप ये मान लो कि ये धर्मवाद की जो परिभाषा लेके आए हैं इस देश में, वो बीजेपी लेके आई है। और इसमें भी ये कहीं ना कहीं अब फेल नजर होती आ रही है। जब तक आप अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो फिर आप उस नाम से चुनाव लड़ने के योग्य ही नहीं हो। अगर आप कोई एजेंडे से इस देश में चुनाव लड़ रहे हो और वो एजेंडा ही आपका फेल हो रहा है, तो फिर आप शुद्ध रूप से इस सरकार आपकी फेलियर है। पोषक साहब, आपको उस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को शिक्षा नगरी के नाम से जाना जाता है, और जो आपके विधानसभा के वर्तमान विधायक है वो राजस्थान सरकार में मंत्री भी है करीबन, उनको 2.5 साल हो चुके हैं। कामकाज की क्या स्थिति रही? कामकाज जीरो है। आप यहाँ पे ये स्थिति हो रखी है कि बीजेपी के लोग भी ये कहते हैं कि हमारे यहाँ मंत्री जी की नहीं चलती, जबकि इस पूरे जिले में डीडवाना कुचावन में एकमात्र बीजेपी की सीट है, वो नावा से है। और फिर भी दुर्भाग्य है कि यहाँ के एमएलए साहब मंत्री हो रहे राजस्व है, जिनकी सरकार में नहीं चल रही है। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ ही नहीं हो सकता। तो शुद्ध रूप से फेलियर सरकार है। जब आपके मिनिस्टर, आपके एमएलए अगर इस कदर तरस रहे हैं तो फिर राज का है। इससे बढ़िया तो आप विपक्ष में बैठो और आप विपक्ष की भूमिका बनाओ, और वो ही आपके लिए उचित है। अभी आप देख रहे हो कि राजस्थान में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, वो तो मुद्दा चल रहा है बेराणा धाम का। विधानसभा दूदू के बिच्छुन के पास में सबसे बड़ा धाम है बेराणा धाम, जिसमें आप देख रहे हो कि करीबन 40 दिनों से है जो संत है वो कठोर तपस्या कर रहे हैं। और वहां की जो विधानसभा है, विधानसभा का जो वर्तमान विधायक है वो राजस्थान में उप मुख्यमंत्री भी है, वहां पे भी वो जाके आए। लेकिन फिर भी क्या कारण है कि संत है जो वहां पे अभी भी कठोर तपस्या कर रहे हैं, उनको अभी भी है जो सरकार संज्ञान नहीं ले रही? मतलब कई बार ऐसे बीजेपी कहती है ना कि हम तो हिंदुत्व की पार्टी हैं, संतों की पार्टी है, सनातन की पार्टी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जो वर्तमान स्थिति में है सनातन का अपमान हो रहा है। लेकिन उसके बाद में नागौर सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल वहां भी जाते हैं, लेकिन वहां उनका स्टेटमेंट आता है कि 27 तारीख को बड़ा है जो कार्यक्रम होगा, वहां पे कूच किया जाएगा अगर प्रशासन तब भी मानी। कैसे तैयारी चल रही है बेराणा धाम को लेकर? आज आप खुद भी मीटिंग में है जो जाके आए थे। नहीं, देखो, निश्चित रूप से आप ये देखो कि ये देश में फेलियर सरकार है। मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था, जब ये जिस नाम से इस देश में चुनाव लड़ रही है, हिंदुत्व के नाम से, अगर इस देश में संत भी सुरक्षित नहीं है तो हिंदुत्व का नाम तो मेरे हिसाब से इन लोगों को छोड़ देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस धाम की बात कर रहे हैं वो धाम राजस्थान के डिप्टी सीएम की असेंबली है। बताया जाता है उनका विरोध भी किया गया। बिल्कुल विरोध तो, जब आप अपने संतों की, अपने धर्म की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको विरोध ही मिलेगा, वहां रसगुल्ले थोड़ी मिलेंगे। अगर आप जनता की आवाज बन रहे हो और जनता की आपको चुना के, अगर जिता के कहीं चुन के भेज रही है, और आप उसी सरकार में डिप्टी सीएम है, और वो ही आप सरकार हिंदुत्व के एजेंट पे चुनाव लड़के अगर बने और उसी में आपके साधु संत सुरक्षित नहीं है, तो फिर बटाधार है इन लोगों का। ये तो अगर यहाँ अंबानी और अडानी की ये जमीन होती तो इतने में शायद साइन ही हो जाते। आप, ये बीजेपी सरकार सिर्फ 2 लोगों के इर्द गिर्द चलती है, अडानी और अंबानी। ये हिंदुत्व का जो इतने इन दिनों इन्होंने जो अपना एक फिल्म बनाई कि भाई हम हिंदुत्व की रक्षा करेंगे,
वो आप देख लो फेलियर होते जा रहे हैं। नहीं, करीबन काफी समय हो चुका है बहराना धाम को लेकर। आपकी जो आरएलपी पार्टी है वो काफी दिनों से जो तैयारियां कर रही है इस महापंचायत को लेकर, कैसी तैयारियां, आप खुद भी जा रहे हो? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से आप ये मान लो कि राजस्थान का बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, क्योंकि ये एक आस्था का प्रतीक है। जो लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं वो हम कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे। हमारे आदरणीय नेताजी ने यही कहा है कि मैं इस बार राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ूंगा, इस बार मैं इस धर्म के लिए लड़ाई लड़ूंगा, क्योंकि जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं और वहां मेरे हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता तो फिर वो मेरे लिए भी दुर्भाग्य है। हनुमान जी देखो, उनका एजेंडा क्लियर है, जहां लड़ना है ईमानदारी से और हकीकत के लिए लड़ना है। तो आप कहीं भी आप आंदोलन देख लीजिए, चाहे किसान हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे एसआई भर्ती हो, चाहे ये साधु संतों के भी लिए लड़ाई हो, नौजवान के लिए लड़ाई हो, ये अगर लड़ाई लड़ने के अगर कोई राजस्थान में सक्षम और मजबूत आदमी है तो वो नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जी है। इसका एक बड़ा रीजन है कि ये आदमी संघर्षशील आदमी है और जनता के लिए लड़ने वाला आदमी है। जब ये साधु संतों को कहा गया था कि ये लड़ाई लड़ने के लिए हनुमान जी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं है, तो उनमें आपसी विवाद भी हुआ कि हनुमान जी क्यों लड़ेंगे जब बीजेपी हमारे लिए रक्षा कर रही है। वो लास्ट में धाप के ये कहा कि ये लड़ाई अगर राजस्थान में कोई लड़ सकता है तो वो एक ही आदमी है, वो हनुमान बेनीवाल है। तो ये संतों के लिए जो अब लड़ाई लड़ी जा रही है, ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये हमारे धर्म की लड़ाई है। और इस धर्म की लड़ाई में आप 27 तारीख को देखना कि बीजेपी सरकार को नींद नहीं आने वाली है कि धर्म पे राजनीति करने वाले लोगों के खिलाफ भी इतना बड़ा आंदोलन और इतनी बड़ी संख्या में हो सकता है। और निश्चित रूप से आप ये मानिए कि आप आज तक जो आरएलपी की जितनी सभा हुई है उससे सबसे बड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि ये धर्म के लिए लड़ाई है, ये कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये हमारे धर्म की रक्षा के लिए। अगर हमारे साधु संत भी इस देश में, इस राज्य में सुरक्षित नहीं है तो सड़कों पे उतरना पड़ेगा। और सड़कों पे उतरने का भी समय आप देखो कि राजस्थान में जब बाकी नेता एसी के रूम में सो रहे हैं और जहां राजस्थान में नौतपा स्टार्ट हो चुका है, जिसका सबसे पीक टाइम होता है गर्मी का, जहां टेम्परेचर 45 से लेके 50 के बीच में होता है, वहां आरएलपी के लोग और हमारे नेता धरना देंगे और फिर जयपुर कूच करेंगे। ये ताकत और ये जो ऊर्जा संतों से, किसानों से, नौजवानों से प्राप्त होती है, ये निश्चित रूप से 27 तारीख को एक राजस्थान का बदलाव का नया सूर्य होगा। पोषक साहब, हाईकोर्ट का एक आदेश जारी होता है जिसमें हाईकोर्ट कहता है कि किसी भी सूरत में है जो सरकार को 30 जुलाई से पहले है जो नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव कराने होंगे, लेकिन अभी भी है जो फैसला नहीं आया है। मतलब क्या कारण है जो वर्तमान सरकार जो टालम टोली कर रही है, क्या कारण है जो चुनाव नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव है उनका सही निर्णय नहीं आ रहा है? देखो, सरकार नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ विपक्ष भी इस कदर डरा हुआ है कि हम चुनाव लड़े और हार गए तो हमारी बेइज्जती और ज्यादा होगी। क्योंकि इस राजस्थान में जिस हिसाब से आरएलपी का और हनुमान जी का माहौल बन रहा है, उस हिसाब से दोनों पार्टियां घबरा चुकी है और निश्चित रूप से राजस्थान में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और ये बदलाव 2028 में नई सरकार के साथ होगा, क्योंकि इन लोगों ने जिस हिसाब से भ्रष्टाचार, जिस हिसाब से किसानों पे अत्याचार, नौजवानों पे कोई भी वैकेंसी राजस्थान में आ जाए या भारत में आ जाए, वो वैकेंसी पेपर देने से बाहर जब बच्चा आता है तो उसको ये पता चलता है कि ये वैकेंसी रद्द हो चुकी है। आप इस देश में नौजवान सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, साधु संत सुरक्षित नहीं है, वहां भट्टाई बैठना इन सरकार का। और आप निश्चित रूप से ये मानना कि इनके बुरे दिन ये 27 तारीख से शुरू हो जाएंगे। मतलब क्या कारण है पोषक साहब, अभी कांग्रेस छोड़ के आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में आए हुए? एक हनुमान जी बेनीवाल आज ही जब जालपुरा में मीटिंग होती है उसमें कहते हैं कि मैं चाहे किसी भी सूरत में हो, रेवंत राम डांगा और उमेद राम बेनीवाल किसी को नहीं बनने दूंगा। और लेटेस्ट में आप कांग्रेस से आरएलपी पार्टी में आए हो, क्या आप तो हनुमान जी बेनीवाल को छोड़ के नहीं जाओगे? देखो, उनकी क्या परिस्थिति रही है, वो कैसे लोग थे, मेरे आने से पहले वो चले गए, तो उन पे बोलना मेरे लिए शायद उचित नहीं है, क्योंकि ना मैं व्यक्तिगत उनको जानता हूँ। हाँ, ये मुझे पता है कि एक सांसद और एक एमएलए है, पर इन दोनों को ज्यादा मैं जानता नहीं हूँ पर्सनली, तो मेरा इन पे टिप्पणी करना भी गलत ही होगा। और नेताजी जो कह रहे हैं कि अब मैं जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल सच्चाई है। इन लोगों को बनाने में अगर किसी का योगदान है, अगर आज ये जिस सूरत में भी है तो उसकी देन हनुमान बेनीवाल ही है। अब जाने में देखो उनका क्या विचार है, क्या विवेक था, मैं उस पे क्या बोलूं। और गए हैं तो गलत गए कि जिस आदमी ने बनाया है वहां से जाना, फिर तो यही बात होगी आदमी अपना घर छोड़ के कहीं आशियाना दूसरी जगह बनाए।
नहीं, उन्होंने तो साथ में ये भी बोला कि मैं उसको इस बार टिकट दूंगा और जो जीता हो टिका हो। ऐसा तो नहीं आप पार्टी से चुनाव लड़ लो और क्या परिणाम आए आप वापिस चले जाओ। क्यों लंबे समय से आप कांग्रेस में रहे, क्यों बताया जाता है कि आपके पारिवारिक संबंध है वो भी कांग्रेस में रहे, मतलब क्या कारण है रामनिवास जी, कांग्रेस में इतने बड़े बड़े नेता थे फिर भी आप छोड़ के आ गए। नहीं देखो, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि मेरी जो विचारधारा है वो लड़ाईदार विचारधारा है। एक आप गांधी जी की विचारधारा से चलते हो, एक भगत सिंह की चलते हो। क्योंकि इस देश में भगत सिंह होना भी गुनाह नहीं है, क्योंकि भगत सिंह भी बहुत बच्चों के आइडल है, जितने महात्मा गांधी आइडल है। क्योंकि महात्मा गांधी ने शांति से अपना पूरा आंदोलन किया, वहीं भगत सिंह थे, उन्होंने उग्र किया। तो भगत सिंह भी विचारधारा इस देश के लिए थी। तो मेरी विचारधारा जो है कुछ ऐसी है, हनुमान जी से मिलती जुलती। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना कि अब इस बार हनुमान जी का साथ देंगे। मतलब चुनाव लड़ोगे आप? बिल्कुल, चुनाव तो लड़ना ही है, इसमें कहाँ सवाल खड़ा हो रहा है। और हनुमान जी जैसे नेता के साथ काम करना ये सौभाग्य की बात है। समय परिस्थितियां अलग हो सकती है, पर ये आदमी न्याय की लड़ाई लड़ता है, और न्याय की लड़ाई भी बड़ी मजबूती से लड़ता है। एक भरोसे की लड़ाई होती है, एक आदमी की संघर्ष की लड़ाई होती है। तो ये आदमी संघर्ष करता है लोगों को, रात की 2 बजे हो, चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो, चाहे 50 डिग्री हो, ये लोगों के लिए संघर्ष करता है। आज जिस धाम की आप बात कर रहे हो वो धाम जयपुर जिले में है, फिर भी हनुमान जी ये लड़ाई साधु संतों के लिए इसलिए लड़ने जा रहे हैं कि एक धर्म की रक्षा के लिए भी हनुमान को आगे आना पड़ता है। ये वही हनुमान है। ये हो सकता है कि रूप का चेंज हो, बाकी नाम और राशि वही है। तो हनुमान जी ने भी बहुत लड़ाई लड़ी, तो ये वही हनुमान है, वापस आया है। और किसान, युवा, मजदूर, जो भी पीड़ित लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आया, और बहुत मजबूत आदमी है। और ऐसा आदमी शायद जीवन में मिलना भी बहुत बड़ी बात है। ये सौभाग्य है इस जिले का कि इतना मजबूत लीडर मिला है, जो आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और आने वाले टाइम में राजस्थान का बहुत बड़ा नेता रहेगा। इस चीज में कोई फर्क नहीं। आप उस विधानसभा से आते हो जिसको राजस्थान का शिक्षा नगर कहते हैं, कुचामन। आज से 10 साल पहले और अभी वर्तमान में शिक्षा की क्या स्थिति है? जो पहले 10 साल पहले थी, कोई चेंज नहीं है? डाउन जरूर गया है, बाकी चेंज तो कुछ नहीं है। डाउन गया? हाँ, डाउन तो बहुत गया है। इसके बहुत सारे रीजन है। समय के साथ चेंज नहीं आया। ऐसे कुछ कोचिंग सेंटर थी जिनका कुचामन में होना बहुत जरूरी था। तो इन चीजों में बहुत धैर्य, एक ऐसा लग रहा है कि रुक सा गया कुचामन, ठहराव गया। क्योंकि यहाँ के बच्चे जब बाहर पढ़ने जाते हैं तो उनके लिए कोचिंग का खर्चा, रूम का खर्चा, अगर आपके होम टाउन में ऐसी सुविधाएं हो तो एक किसान परिवार का बच्चा जाके तैयारी करता है तो उसके खर्चा कम होता है। और देखो, पैसे अगर आप घर छोड़ के कोई भी काम जाते हो तो पैसा खर्च होता है। किसान परिवार का बच्चा अगर कहीं जाके कोचिंग कर रहा है तो कोचिंग के साथ उसके बड़ी जो आर्थिक संकट आता है वो पीजी का आता है, खाने का आता है, जो बच्चे के लिए अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। अगर कुचामन में ये चीजें होती तो शायद हमारे बच्चे इस संघर्ष से बच पाते। तो कुचामन में देखो चेंज इतना ही आया है कि डाउन जरूर गया है, बाकी अप वाली बात तो कुछ कह नहीं सकते। अभी वर्तमान में आप देख रहे हो जो नीट का पेपर हुआ वो पेपर लीक हो गया है, और अभी सभी का, जो कांग्रेस धरना कर रही थी, कांग्रेस रोड पे थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी, सभी का कहना है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान है वो इस्तीफा दे। पूरा क्या मामला है? देखो, अगर कोई भी एग्जाम होता है और बच्चा पूरी 1 साल उस पर मेहनत करता है और एग्जाम सेंटर से बाहर आके उसको पता चलता है कि ये पेपर आउट हो चुका है, तो बच्चे के लिए जीवन सा खत्म हो जाता है। क्योंकि वो अपना पूरे जीवन का एक सपना जो देखता है उस सपने को साकार करने के लिए वो एग्जाम देता है। और जब वो ऐसा एग्जाम आप दे के बाहर निकलते हो और पता चलता है कि ये लीक हो गया, तो एक सपना टूटता है आदमी का। और वो सपना कई बार इतना डेंजर होता है कि बच्चा गलत कदम उठा लेते हैं। अभी एक झुंझुनू का बच्चा था, आपने देखा होगा, मेघवाल, शायद पूर्ण नाम था, कुछ ऐसे उसका नाम था, प्रदीप। तो उसने भी कुछ ऐसा ही किया, उसका सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में उसको पता चला कि एग्जाम आउट हो चुका है पेपर। उस बाद में उस बच्चे ने जो कदम उठाया उस परिवार को आज तोड़ के रख दिया। तो कहीं ना कहीं इन चीजों, जो घटनाएं घट रही है, इनका भी कोई ना कोई दोषी होना चाहिए। ये पेपर लीक
जो भी लोग कर रहे हैं, आप उसके अगर लास्ट चैनल तक नहीं जा रहे हो कि इसको रिलीज कराने वाला आदमी कौन है, तब तक ऐसी घटनाएं और ऐसी जो भी एजेंसी जो पेपर करवाती है, ये लीक होते रहेंगे तो बच्चों का दुर्भाग्य ही है। क्योंकि आप एक एज लिमिट होती है जिसमें आप एक बढ़िया स्टडी कर पाते हो, एक अपना सपना देख पाते हो। एक उम्र निकलने के बाद में आदमी के जीवन में बहुत सारे चेंज आते हैं, फिर वो दिशा भटक जाता है, वो गलत काम करता है। ये कहीं ना कहीं इन चीजों को रोकने के लिए सरकार को एक ऐसी एजेंसी तैयार करनी चाहिए जो इस पेपर को हायर करे और उसके बाद में प्रॉपर तरीके से चुनाव एग्जाम करवाए, तो बच्चों के सपने नहीं टूटे। आप देख रहे हो पोषक साहब की पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर के पास गिरेल माइंस है, जो करीबन 1 महीने से वहां धरना चल रहा है और उस धरने में शिव विधायक रविंद्र सिंह बैठते हैं। लेकिन थोड़े ही दिन पहले वहां जब बाड़मेर कूच करते हैं, कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने जाते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर पेट्रोल छिड़कते हैं। उसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, जो भी धरना चल रहा है, मेरे से ज्यादा वहां के लोकल जो पॉलिटिशियन है, चाहे आप जो बता रहे हो शिव विधायक, तो देखो उनको क्या रास्ता सही लगा वो उनका विवेक है। क्योंकि सबका सोचना समझना सबका अलग विवेक होता है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। उनको लगा कि अगर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है और मेरे किसी काम से अगर किसी मजदूर की, किसी वर्ग की जिसके लिए मैं आंदोलन कर रहा हूं, और वो सक्सेस हो जाए, तो प्रयास ही कर सकता है एक नेता। अब वो गलत था सही था, तो देखो वो तो ये है कि आदमी हमेशा सही करता है, और गलत और सही ठहराने वाले शायद वही लोग हैं जो उसको अच्छा भी बताते हैं बुरा भी बताते हैं। तो इस पे मेरे को ज्यादा ध्यान है नहीं। बाकी जो भी आदमी काम कर रहा है वो अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अभी चुनाव की वैसे दिनांक है वो अभी आई नहीं है सामने, लेकिन जब भी नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव होंगे, आप आरएलपी में हो, आरएलपी में आ चुके हो, तो आरएलपी की कैसी क्या मजबूती है धरातल पर? किससे लड़ेगी, बीजेपी या कांग्रेस, या गठबंधन करोगे? दोनों ही नहीं है। आज के हालात ये है कि राजस्थान में ये दोनों पार्टियां कहीं नजर ही नहीं आ रही। आप अभी बता रहे थे कि नीट एग्जाम में कांग्रेस प्रदर्शन करी थी, कहाँ कर रही थी? कर रहे थे ना, ये कहाँ पे? कांग्रेस कर रही थी। नहीं, कहाँ कर रही थी ये तो पूछ रहा हूँ। जयपुर में कर रही थी, राजधानी। तो एक जगह आप अगर प्रदर्शन करके ये सोच रहे हो कि हम सत्ता में आ जाएंगे, तो ये सक्सेस है। और वो भी आप एक के संगठन की एक इकाई आपके प्रदर्शन कर रही है, वो भी छात्र राजनीतिक खिलवाड़ तो सबके साथ हो रहा है। मेन कांग्रेस का है। अगर मैं मेरे जिले की, बड़े बड़े लीडर भी थे कांग्रेस के। तो एक अगर आप राजधानी हेडक्वार्टर अगर आप प्रदर्शन करके ये सोच रहे हो कि युवाओं का हक हम दिला के रहेंगे, और जो भी युवाओं के साथ ये बेरोजगारी जैसी घटना हो रही है, ये पेपर लीक जैसी, तो आप एक प्रदर्शन करके रोक लोगे इन चीजों को? मेरा जिला है डीडवाना कुचामन, मैंने तो नहीं देखा यहाँ प्रदर्शन। कहाँ है जिलाध्यक्ष कांग्रेस का? यहाँ यूथ नहीं है, यहाँ के बच्चों ने नीट का एग्जाम नहीं दिया। अगर आप अपनी असेंबली के बच्चों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हो, तो आप सोच रहे हो हम सत्ता में आ जाएंगे? एक असेंबली से ज्यादा नहीं तो 5,000 बच्चे तो एग्जाम देते होंगे। अगर उन 5,000 बच्चों के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते, तो फिर आवाज किसके लिए उठाओगे? और कांग्रेस प्रदर्शन की बात है तो देखो, प्रदर्शन मैंने तो देखा नहीं। और ऐसे आप अगर राजधानी में प्रदर्शन करके सोच रहे हो कि हम सत्ता हासिल कर लेंगे, तो मुश्किल है। इस 45 डिग्री में आपको कांग्रेस प्रदर्शन करती नजर नहीं आएगी। ऐसी रूम में आप बात करके आओ, आराम से जवाब देगी। पोषक साहब, आज सोशल मीडिया पर बड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर है, जो रोडवेज बस में सफर कर रहे हैं, और वहां पे आवाज आ रही है कि कैमरामैन नहीं आया, कैमरामैन नहीं आया। कोटा से 12 सफर भी किया है। देखो, शिक्षा मंत्री जी के बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, बड़ा बड़ा आदमी है। और बड़ा आदमी इसलिए है कि उसको क्या बोलना है उसको खुद को ही नहीं पता है। आज बयान क्या दे रहा है, कल क्या दे रहा है। आप अगर एजुकेशन की बात करो तो झालावाड़ जो भी घटना घटी स्कूल के अंदर, उसके बाद में पूरे प्रदेश में आपने देखा होगा कि हर स्कूल में मरम्मत के लिए आपने 2 लाख रुपए भेजे थे। वो 2 लाख रुपए आपके स्थानीय एमएलए और ठेकेदार के बीच में रह गए। स्कूल तक बच्चों तक वो काम मात्र 20,000 30,000 तक का पहुंचा है। और आप ये सोच रहे हो कि ऐसी घटनाएं रोक दोगे? जब भ्रष्टाचार आपसे ही शुरू हो रहा है तो आप रोकोगे कैसे? मेरे क्षेत्र में कम से कम 200 स्कूलें ऐसी है जहां 2-2 लाख रुपए आए हैं। अगर आप जाके ढंग से चेक करो तो आप 30,000 से ज्यादा काम काउंट नहीं करवा सकते। और 200 में से 50 स्कूल तो ऐसी होगी जहां काम ही नहीं हुआ है।
तो ये तो भ्रष्टाचार के लोग हैं। और ये मदन दिलावर तो इसलिए इसको बुलाते रहते हैं कि ये बोलता रहे, तो पता नहीं रहे कि सरकार फेल हो रही है। आपका दिमाग फिर एक ही जगह डाइवर्ट होता है कि इनका मंत्री थोड़ा गंदा कुछ दिन पहले उनका ये भी स्टेटमेंट था कि हनुमान जी का ये लास्ट चुनाव है, अब लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। देखो, बड़ा आदमी है, और बड़ा आदमी ऐसी बात कर सकता है, समझदार आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। दिलावर जी को इतना ही शौक है, तो मैं तो कह रहा हूँ निर्दलीय चुनाव लड़ो। लास्ट किसका चुनाव है वो आपको पता चल जाएगा। आप बीजेपी के सिंबल पे जो पीढ़ियों से वोट चलते आ रहे हैं, उनके वोट लेकर आप अपने आप को नेता बता रहे हो, तो नेता नहीं हो आप एक पार्टी के नेता हो, जनता के नेता नहीं हो। जनता का नेता वही है जो जनता के बीच में से निकल के नेता बनता है। और वो आदमी कह रहा है कि हनुमान का लास्ट चुनाव है, तो भाई ये देख ले चुनाव कब से लड़ रहा है, और 6 चुनाव जीत चुका है, जिसमें से 4 निर्दलीय चुनाव है। आपकी भी अगर हिम्मत है तो एक चुनाव पार्षद का लड़ो, और वो भी निर्दलीय लड़ो, एमएलए छोड़ो, फिर पता चलेगा कि लास्ट चुनाव आपका है या बेनीवाल जी का है। वर्तमान में भी हालात देख रहे हैं, देश में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी है, और ये भी एक सरकार का स्टेटमेंट आया है कि जो भी सरकारी दफ्तर है वहां पे ईवी गाड़ियों का उपयोग करें। देखो भाई साहब, बाबू मिलवा गेड़ा है, और बाबू मिलवा गेड़ा है भाई साहब ने देश की चिंता को नहीं, बोजाइन चॉकलेट खुआवा की चिंता है। तो बाहर प्रधानमंत्री जी बोजाइन चॉकलेट खुआवा गेड़ा है, तो चॉकलेट खुआवा दो भी के बाद में देश की अगर बात सूझी कि आज लेला 10 दिन में डीजल और पेट्रोल का की लेवल पर भाव गया, मन जब समझ में आसी भाई तो विदेश बैठे है। वो तो बोल रहे सोना भी मत खरीदो। नहीं, बहुत बढ़िया बात है, सोना नहीं खरीदना चाहिए, तो उनको पूछो खरीदना क्या है। देश का प्रधानमंत्री अगर तय कर रहा है कि आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना घर में, तो फिर ये भी बताना चाहिए कि क्या लेना चाहिए। आप तो मना कर रहे हो कि घर से बाहर मत निकलो फिजूल काम के लिए, और फिजूल काम कौन सा होता है पहले तो ये बताए। फिर सोना नहीं लेना तो उसकी जगह क्या ले। आदमी अगर पैसा कमा रहा है तो वो कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट करेगा। तो आदमी रियल एस्टेट में, सबकी अलग अलग चॉइस होती है, कोई शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जिनका घर आज इन चीजों से चल रहा है। ये देश में बेरोजगारी महंगाई घटाने के लिए ये नहीं है कि आप ये खरीदना बंद कर दो, आपको उसका एक दूसरा रूप तैयार करना चाहिए कि अगर आप ये नहीं खरीद सकते तो ये इस भाव में आपको ये मिलेगा। तो भाई साहब विदेश से आएंगे तो पता चलेगा कि देश कहाँ जा रहा है। करीबन अब अंतिम सवाल ये है कि पोषक साहब 2.5 साल बचे हैं, विकास की स्थिति परिस्थिति कैसी रहेगी? ऐसे लग रहा है कि सरकार अभी 2 महीने पहले बनी है, और अभी काम समझने में समय लगेगा, उसके बाद में विकास कराएगी। बस विकास 2.5 साल में कागजों में चल रहा है, बाहर नहीं आया। और आप लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में थे, बताया जाता है कि इंटरनली कांग्रेस में 2 गुट बने हुए हैं, आप कितनी सच्चाई है? मैं तो पहले ही कहा था 4 है। कौन कौन से? आप 2 पे क्यों अटक रहे हो? डोटासरा जी है, जूली साहब है, पायलट साहब है, गहलोत साहब है, गुट तो है, और गुट तो सबको ही नजर आ रहा है, मेरे को क्यों। अब स्वीकार कोई करे कि नहीं करे वो उसका खुद का विवेक है। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि जो नावा कुचामन में जो आरएलपी के बड़े नेता आते हैं, रामनिवास जी पोषक से हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत की, चाहे शहर के विकास को ले लो, चाहे शिक्षा पे ले लो, तमाम मुद्दों पर हमने बातचीत बताई है, तमाम मुद्दों पर हमने जानकारी दी है। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। धन्यवाद।